हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नीलोफर नेहा खान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षालय। तो आज हम बात करेंगे डीएसएसबी के पीआरटी लेवल के बारे में, यानी कि हम इससे रिलेटेड सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे, पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे और कौन कौन से सब्जेक्ट पे किस किस तरीके से आपको फोकस करना है, किस किस सब्जेक्ट पे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पर आपको काम करना है और किन किन चीज़ों को आपको ज़्यादा ध्यान देना है और किन चीज़ों को आप थोड़ा सा इग्नोर भी कर सकते हो। इन सब चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। और जैसे कि आप जानते ही हो कि डीएसएसबी का जो पीआरटी लेवल होता है उसमें इंडिविजुअली दोनों पार्ट्स में आपको पास होना होता है। तो इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना है कि नेगेटिव मार्किंग भी है और हमें क्वालिफाई भी करना है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम कैसे स्ट्रेटेजीज बनाएं, किन चीज़ों को ध्यान में रखें, ठीक है। और सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगी कि कई बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि आप अपना माइंड सेट ठीक कीजिए, ठीक है। माइंड सेट जैसे कि अगर आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है तो एग्जाम क्वालिफाई करना है तो करना है, ठीक है। नहीं करना तो नहीं करना, ठीक है। यानी कि जब आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हो तो आपका मेन फोकस उस एग्जाम के लेवल पे होना चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग आपकी स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए। क्योंकि जितना आप पढ़ते हो नहीं पढ़ते, इससे ज़्यादा मैटर जो करता है ना वो आपका पढ़ने का तरीका होता है और आपकी स्ट्रेटेजीज जो होती हैं वो फॉलो होती हैं, ठीक है। तो स्मार्टली वर्क करना होता है, ना कि पढ़ते जा रहे हैं और कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि हम स्मार्टली भी चीज़ें डील कर सकें और ऐसे स्ट्रेटेजीज बनाएंगे जिनकी वजह से हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट हो, सेकंड अटेम्प्ट हो, कोई भी अटेम्प्ट हो, हमारा इजीली निकल जाए। और यहाँ पर एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि आपका माइंडसेट ये होना चाहिए कि मुझे करना है तो करना है, नहीं करना तो नहीं करना। नहीं करना तो फिर कोई बात ही नहीं है, लेकिन करना है तो आपको थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से निकलना होगा, आपको चीज़ें उस तरीके से मैनेज करनी होंगी। चलिए तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, क्योंकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। और ऐसे ही यूजफुल वीडियोस मैं आपके लिए लाती रहती हूं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं हमारे एग्ज़ाम के बारे में। देखिए, एग्ज़ाम आपका 2 पार्ट्स में होता है, यानी कि 2 लेवल्स में होता है, जिसमें कि आपका जनरल पार्ट होता है 100 मार्क्स का और सब्जेक्ट कंसर्न आपका होता है 100 मार्क्स का। इन दोनों में ही आपको क्वालिफाई करना होता है, यानी कि मेरिट में नाम आने से पहले का जो प्रोसेस है वो ये है कि आपको पहले क्वालिफाई तक पहुंचना होगा। यानी कि यहाँ पर अगर 100 मार्क्स है तो यहाँ पर आपको जनरल वालों के लिए 40%, ओबीसी वालों के लिए 35% ये और एससी और एसटी वालों के लिए 30%। यानी कि आपको जनरल वाले जो 100 में से 40 मार्क्स लाने होंगे, 100 में से 35 मार्क्स लाने होंगे ओबीसी वालों को और एससी एसटी वालों को 30 नंबर लाने होंगे, ठीक है। और यहाँ पर ओबीसी वाले ये कंफ्यूज ना हो, ओबीसी वाले सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के काउंट होंगे, अदर स्टेट के यहाँ पर जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे और उन्हें जनरल कैटेगरी से ही फॉर्म भी फिलअप करना है और जनरल कैटेगरी से ही उनके मार्क्स काउंट होंगे। सीटेट के भी जो मार्क्स लगेंगे, यहाँ पर कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं क्योंकि ओबीसी वाले जो बच्चे होते हैं वो यहाँ पर ओबीसी से भर देते हैं अदर स्टेट के, लेकिन यहाँ पर वो जनरल कैटेगरी में काउंट होते हैं। तो इसी वजह से आपके सीटेट में भी 90 मार्क्स होने चाहिए, तभी आप एलिजिबल होते हो, वरना एग्जाम निकलने के बाद भी आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है जब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस होता है उसमें। तो ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा कि जो अदर स्टेट वाले ओबीसी होते हैं उन्हें यहाँ जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाता है। अब बात कर लेते हैं नेगेटिव मार्किंग की। तो नेगेटिव मार्किंग आपकी 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी देखने की मिलती है, जिसकी वजह से आप तुक्के का कोई यहाँ पर काम नहीं है, ठीक है। जो भी चीज करनी है आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी करनी है और कॉन्सेप्ट के ध्यान में रखते ही आपको चीजों को करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ज्यादा मेहनत जो करनी होगी वो अपने कॉन्सेप्ट पे करनी होगी। 2 घंटे का पेपर होता है जिसमें कि 120 मिनट आपको मिलते हैं, ठीक है। ये 120 में से ये मानिए कि अच्छा खासा लेवल भी है एग्जाम का और 120 मिनट ही सिर्फ आपको देखने को मिल रहे हैं और ऑनलाइन एग्जाम होगा आपका, जिसमें कि आपको कई चीजें मैनेज करनी होगी। तो यहाँ टाइम मैनेजमेंट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले हो जाता है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चंस के बारे में। तो क्वेश्चंस भी आपके 200 देखने को मिलेंगे। 100 आपके जनरल पार्ट के, 100 आपके
सब्जेक्ट कंसर्न के। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जनरल पार्ट में सब्जेक्ट के बारे में, क्योंकि काफी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, तैयारी तो शुरू कर देते हैं लेकिन सब्जेक्ट का उन्हें नहीं पता रहता, सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक है ये नहीं पता रहता। तो यहाँ पर जनरल पार्ट में आपका जीए, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश और आपका हिंदी। ठीक है, ये 5 सब्जेक्ट आते हैं। और अब बात करें आपके सब्जेक्ट कंसर्न में, तो ये पीआरटी लेवल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट मैं आपको बताऊंगी और जो लीस्ट इंपॉर्टेंट है उन्हें भी बताऊंगी। ठीक है, तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो होता है आपका चाइल्ड डेवलपमेंट, फिर आपका पेडागॉजी यानी कि शिक्षा शास्त्र, ये बाल विकास। ठीक है, फिर एजुकेशनल साइकोलॉजी, फिर एजुकेशनल फिलॉसफी, एजुकेशनल रिपोर्ट्स। ठीक है, तो इन 5 सब्जेक्ट में जो मेन सब्जेक्ट मेरे हिसाब से आपके हैं वो आपके ये 3 हैं, यानी कि इन तीनों को तो आपको चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागॉजी और एजुकेशनल साइकोलॉजी, ये 3 सब्जेक्ट तो आपको इतने अच्छे से कर लेने हैं ना कि बिल्कुल आपको एक एक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए कि कौन सी चीज कब होती है, कौन सी चीज कब नहीं होती। ठीक है, तो इसीलिए जरूरी है कि यहाँ पर इन तीनों पे बहुत ज्यादा फोकस देना है। यहाँ से थोड़ा सा कमी देखने को मिलता है लेकिन ये भी आपके इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। क्यों? क्योंकि जब आप ये तीनों कर लेते हो, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे कर लेते हो काम इन तीनों की, तो फिर आपको ये दोनों सब्जेक्ट देखने हैं। फिर आप बात कर लेते हैं स्ट्रैटेजीज के बारे में। तो देखिए, स्ट्रैटेजीज हर एग्जाम के लिए, देखिए जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उन एग्जाम्स में पास होना या फिर ना होना, सबसे ज्यादा मायने जो रखता है ना वो आपकी स्ट्रैटेजीज होता है, आप एग्जाम हॉल में कैसे अपने आप को प्रेजेंट करते हो। तो इसलिए जरूरी है कि आपकी जब आप तैयारी कर रहे हो उस फर्स्ट डे से ही आपके एक माइंडसेट होना चाहिए कि हाँ मुझे ये काम ऐसे करना है, इस चीज को इतना टाइम देना है, इस चीज को इतना टाइम देना है। यहाँ तक कि जब आपका एग्जाम का टाइम आएगा तो आप हर चीज सीख चुके होंगे सिर्फ और सिर्फ स्ट्रैटेजीज के बिहाफ पे। ठीक है, तो जरूरी ये है कि अपने कंफर्ट जोन से जरूर निकलिएगा और उससे निकलने के बाद आपको इन सब चीजों को फॉलो करना है। देखिए, सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो ये होती है कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसका प्रॉपर सिलेबस आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर जो आपका जनरल पार्ट का टॉपिक वाइज सिलेबस मैंने बता रखा है, मैं आई बटन में शेयर कर दूंगी, लेकिन सेकेंड पार्ट की मैं 2-3 दिन में आपको टॉपिक वाइज सिलेबस प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट कंसर्न का जो सिलेबस होता है ना डीएसएसबी के, ये कह लीजिए ये थोड़ा सा गलत हैबिट कह लीजिए या फिर कुछ भी कह लीजिए, ये प्रॉपर वे में सब्जेक्ट कंसर्न का सिलेबस नहीं बताता। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों को कंफ्यूजन इसी वजह से हो जाती है कि एक तो प्रॉपर वे में सिलेबस नहीं पता होता और कभी भी कुछ भी चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो चेंजेस भी देखने को मिलते हैं प्रीवियस ईयर पेपर में। तो यहाँ पर सेकंड चीज जो हमारी आ जाती है, यहाँ पर पहले आपको सिलेबस पता चल गया पूरा कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। ठीक है, जब सिलेबस आपको पता चल गया फिर उसके बाद आपको बुक्स रेफर करनी है। बुक्स मैं यहाँ पर आपको 2-3 तरीके की बुक्स बताऊंगी। जनरल पेपर के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एसएससी की बुक्स रेफर करनी है और जो आपका सब्जेक्ट कंसर्न है उसमें आपको टीचर ट्रेनिंग बुक्स यूज करनी है, जो आपकी टीचर ट्रेनिंग बुक्स है। देखिए, ये जो 5 सब्जेक्ट है ना आपकी, चाहे आपने जीबीटी किया हो, बीएलएड किया हो या बीएड किया हो, कोई भी चीज की हो, उनमें ये आपको 5 सब्जेक्ट मिल जाएंगे। बस यही है कि थोड़ा सा आपको सर्च करना पड़ेगा। ठीक है, चीजें ढूंढनी पड़ेंगी। तो ये बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। और प्लस जैसे कि आप सब जानते हो कि यहाँ पर आप सीटेट क्वालिफाई ही मांगे जाते हो। सीटेट की सबके पास बुक्स होंगी, जहां तक कि मैं सोचती हूँ कि आपके पास सबके पास सीटेट की बुक्स भी होंगे और प्रीवियस ईयर पेपर भी होंगे। तो यहाँ पर दूसरा जो काम करना है, एक आपकी टीचर ट्रेनिंग बुक्स हो गई, दूसरा जो आपकी सीटेट की बुक्स और सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट देखा जाता है ना, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे आपके आते हैं और कुछ हद तक, बहुत हद तक आपके सीटेट से मिलते जुलते क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कि सीटेट में आपसे पूछा जाता है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपकी कितनी है, यहाँ पर भी इसी टाइप से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपके जो टीचर सीटेट की बुक्स है, ठीक है, उसका जो सिलेबस है उसे भी ध्यान में रखते हुए उससे आपके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो चुकी होगी, फिर आपको ये सारी चीजें करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सीटेट की बुक्स प्लस सीटेट के प्रीवियस ईयर, ठीक है, ये भी आपके पास होने चाहिए, आपको इनसे भी बहुत हेल्प मिलेगी। अब बात कर लेते हैं तीसरे पॉइंट के बारे में, प्रीवियस ईयर पेपर।
जैसे कि मैंने आपको बताया कि डीएसएसबी अपना पूरा सिलेबस कभी भी बताता नहीं है कि उसका सिलेबस है क्या, ठीक है। चाहे वो सब्जेक्ट कंसर्न में सबसे ज्यादा दिक्कत होती है बच्चों को, क्योंकि प्रॉपर वे में उन्हें कहीं से भी, चाहे वो गूगल कर ले, कुछ भी कर ले, किसी भी साइट पे प्रॉपर वे में उन्हें सिलेबस नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं सिलेबस को लेकर। और ऑब्वियस ही बात है यार, सिलेबस को लेकर कंफ्यूजन होता ही है। लेकिन यहाँ मैं आपको ये कहूंगी कि आपको सिलेबस पता चल गया, प्लस आपके पास बुक्स हो गई, ठीक है, आपके पास दोनों बुक्स हो गई। और ये बुक्स मैं इसलिए बता रही हूँ, ये इजीली अवेलेबल होंगी आपके पास, ठीक है। और एक दो दिन में मैं आपको और बुक्स के बारे में बताऊंगी जो कि सिर्फ और सिर्फ डीएसएसबी के लिए होंगी, ठीक है। तो वो उसका थोड़ा सा वेट कीजिएगा, उससे रिलेटेड मैं वीडियो एक आपके लिए पब्लिश करूंगी, जिसमें आपको मैं बताऊंगी कि और कौन कौन सी आप बुक्स ले सकते हो पीआरटी लेवल के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो थर्ड पॉइंट पे ध्यान देना है वो देना है प्रीवियस ईयर, यानी कि प्रीवियस ईयर जितने भी आए हुए हैं, ठीक है, वो सारे प्रीवियस ईयर आपको बहुत अच्छे से कर लेने हैं। और अच्छे से करने का मतलब है कि आपको प्रीवियस ईयर में से सबसे ज्यादा जो मेन फोकस होना चाहिए वो इस चीज पे होना चाहिए कि कौन से ऐसे टॉपिक हैं आपके जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं, कौन से ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज चेंज कर रखी है, ठीक है। जैसे कि आप जानते हैं सीटेट में आपसे इसी टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा लेवल आप मिलता है, लेकिन इतना मैं जानती हूं कि आप लोग सीटेट क्वालिफाई हो तो इतनी चीजें आप कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर पे क्या ध्यान देना है, सिर्फ और सिर्फ इतना ध्यान देना है कि कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो कि आपके बार बार रिपीटेशन जिनकी हो रही है या फिर मिलते जुलते कॉन्सेप्ट कौन से हैं, ठीक है। तो उन्हें एक नोट डाउन कीजिए। देखिए, स्ट्रेटेजीज बनाने में तो थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन अगर आप ये सारी चीजें कर लेते हो तो बाद में आपके लिए इजी होता है और स्मार्ट वर्क के साथ आप चीजें डील करते चले जाते हो। तो यहाँ पर आपको वो टॉपिक्स नोट करने हैं, और नोट करने के बाद जब आप ये चीज करेंगे, अपना जो सिलेबस प्रिपेयर करेंगे, तो आपको उन चीजों को बहुत अच्छे से ध्यान देना है, ठीक है। उन चीजों पे ज्यादा फोकस करना है एज कंपैरिजन टू जो ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि सिर्फ एक बार आकर दूसरे साल आए नहीं, फिर 3 साल ऐसे नहीं आए, ठीक है। तो उन चीजों पे थोड़ा सा आप डिले भी कर सकते हो, लेकिन जो कॉन्सेप्ट आपके बार बार रिपीट हो रहे हैं उन पे ज्यादा फोकस करना है। अब बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट की। देखिए, ऑब्वियस सी बात है, 2 घंटे हैं जिनमें कि आपको 200 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो यार बहुत अच्छा टाइम मैनेजमेंट आपका होना चाहिए, यानी कि टाइम टेबल आपका घर से ही आपको एक टाइम मैनेज करके चलना है कि मुझे 2 घंटे जीए को देने हैं, 2 घंटे मुझे अपने सब्जेक्ट कंसर्न को देने हैं, 2 घंटे मुझे इसको देने हैं, 2 घंटे उसको देने हैं। तो इस तरीके से अगर आप चीजें सिस्टमैटिक वे से यूज करते जाएंगे तो 101% आपका क्लियर होगा। लेकिन यहाँ पर बस यही है कि चीजों को उसी तरीके से फेथफुल रहें, ठीक है। ये नहीं कि चीजें लिखते तो जा रहे हैं लेकिन उनके साथ फेथफुल नहीं है, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट आपका यहाँ होना चाहिए। और प्लस जैसे कि आप जानते हो कि अभी पीआरटी की वैकेंसीज नहीं आई है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि नोटिफिकेशन आएगा तभी आप तैयारी शुरू करेंगे, नहीं। जब आपका नोटिफिकेशन आएगा सिर्फ और सिर्फ उस टाइम में आपको रिवीजन करनी है, ठीक है। उससे पहले जो आप तैयारी करोगे वही, आप कितनी भी चीजें देख लीजिए, बच्चे वही सक्सेसफुल होते हैं जो अपनी तैयारी को शुरू से करते हुए आते हैं। 2 दिन में किसी का कुछ नहीं होता। तो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सा टाइम मैनेज करके चलें। और ये चीज आप कर सकते हैं कि जैसे आपके नोटिफिकेशन नहीं आए तो अभी आप 3 घंटे दे सकते हो, 4 घंटे दे सकते हो, जितने आपके पास अवेलेबल हो उतने घंटे आप अपनी प्रिपरेशन को दे सकते हो। हाँ, और वही एग्जाम की जब नोटिफिकेशन आई तो उसे आप थोड़ा सा बढ़ा दो, तो ठीक है, ये चीज आप कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं कि नोटिफिकेशन आने के बाद ही आप पढ़ाई शुरू करोगे, तो ऐसे कुछ नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि एग्जाम का अच्छा खासा लेवल आपको देखने को मिलता है। फिर हम बात करते हैं प्रैक्टिस सेट की। देखिए, प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पर ऑनलाइन भी करने हैं और ऑफलाइन भी, ठीक है। मैं दोनों ही रेफर करूंगी। पहले आपको ऑफलाइन की प्रैक्टिस करनी है, यानी कि ऑफलाइन आप देखिए जो जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं उन्हें कीजिए ऑफलाइन में, ठीक है। और सीटेट के जो प्रीवियस ईयर पेपर है उन्हें कीजिए। और यहाँ पर प्रैक्टिस सेट में जनरल पेपर के लिए आपको सारे पेपर, चाहे वो टीजीटी का होता हो, पीजीटी का होता, क्योंकि जनरल पेपर सबके सेम होता है, तो इसीलिए मैं कह रही हूं कि जनरल पेपर की जो आप प्रैक्टिस सेट करोगे वो सिर्फ और सिर्फ आप
उस वो आप सिर्फ और सिर्फ उसके जनरल पेपर के जो सारे एग्जाम्स के होते हैं वो सारे करेंगे। ठीक है, यहाँ पर कोई भी स्पेसिफिकली आपको कोई भी प्रैक्टिस सेट लेने की जरूरत नहीं है, और यहाँ पर आपको इस चीज का भी प्रैक्टिस सेट लेने की जरूरत नहीं है सब्जेक्ट कंसर्न का। क्यों? क्योंकि आपको प्रीवियस ईयर भी मिल जाएंगे, प्लस आपको सीटेट के जितने भी प्रीवियस ईयर होते हैं, ठीक है, वो भी यहाँ पर आपको लेने हैं। और फिर उसके बाद आपको ऑनलाइन प्रिपरेशन कीजिए, क्योंकि एक आपको तैयारी ये भी करनी होती है, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम होता है तो कई बार बच्चे थोड़ा सा नर्वस हो जाते हैं सिर्फ और सिर्फ इस चीज को लेकर। ठीक है, ऑनलाइन में जब वो एंटर करते हैं तो आपको नर्वस नहीं होना, आपको ये आपका एग्जाम से पहले आपको इतना कॉन्फिडेंस हो जाना चाहिए खुद पर कि हाँ, मैं किसी भी चीज में कम नहीं हूं, मेरा हो जाएगा। ठीक है, और मेरी हर चीज प्रॉपर वे में स्मार्टली चीजें हुई हैं। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आपको अपनी चीजें तैयार करनी है और इन्हीं चीजों को फॉलो करना है। ठीक है, और जो चीजें आपको थोड़ा सा, हाँ, एक और चीज मैं बताना चाहूंगी कि जब भी आप अपने सब्जेक्ट की तैयारी करते हो तो सब्जेक्ट की तैयारी करते टाइम आपको सबसे पहले वो सब्जेक्ट उठाने हैं जो कि आपके बेस्ट हो। जैसे कि किसी का साइकोलॉजी अच्छा होता है, किसी का कुछ अच्छा होता है, किसी का मैथ्स अच्छा है, किसी का रीजनिंग अच्छा है, तो आपको पहले वो सब्जेक्ट उठाने। क्यों? क्योंकि हमें डिमोटिवेट नहीं होना उन सब्जेक्टों को उठा के जो हमें आते ही नहीं है, या फिर जो हम थोड़ा सा जिन्हें लेकर हम थोड़ा सा डरते हैं। तो ठीक है, स्टार्टिंग में आपको वही सब्जेक्ट उठाने हैं जो आपको मोटिवेट कर सकें कि हाँ, मैं कर सकता हूँ ये सब चीजें। और तीसरी चीज मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जैसे कई बच्चों को मैथ से प्रॉब्लम होती है, कईयों को किसी और चीज से प्रॉब्लम होती है, तो आप उस सब्जेक्ट को देखिए, यहाँ पर दो चीज आप कर सकते हो। क्या? पहली कि आप उस सब्जेक्ट को बिल्कुल छोड़ सकते हो। छोड़ने का मतलब ये कह रही हूं कि आपके पास जैसे 5 सब्जेक्ट हैं, 5 सब्जेक्टों में से आपके पास 4 ऐसे सब्जेक्ट होंगे, 4 में से 2 ऐसे होंगे जो कि आपको आते होंगे, बहुत अच्छे से आते होंगे, 2 ऐसे होंगे जिनमें कि एक आपको आता होगा और एक आप कर सकते हो। ठीक है, लेकिन एक सब्जेक्ट है जिससे कि आपको बहुत ज्यादा दिक्कत सी होती है देखने में, जैसे कि कई बच्चों को मैथ से होती है या फिर कईयों को किसी और सब्जेक्ट से हो सकती है। तो यहाँ पर मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो आप उस सब्जेक्ट को स्किप कर सकते हो, लेकिन उस सब्जेक्ट की जो मेहनत है, यानी कि जो मेहनत आप दूसरे सब्जेक्ट पे कर सकते थे लेकिन आपने नहीं किया, उसे स्किप कर दिया, तो यहाँ पर आपको दूसरे सब्जेक्ट जो आपका थोड़ा सा नॉर्मल सब्जेक्ट है उसे आपको इस तरीके से तैयार करना है कि आपके 20 में से 18 या फिर 20 में से 16-17 मार्क्स आ ही सके। ठीक है, तो ये जरूरी है कि आप किस चीज को किस तरीके से लेते हैं। ठीक है, ये नहीं कि आप हर सब्जेक्ट में कोई परफेक्ट नहीं होता, लेकिन स्ट्रेटेजीज ही हमें बताती हैं कि हमें किस चीज को किस तरीके से डील करना है। यहाँ यह वीडियो हमारी खत्म होती है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर करें, और कुछ भी चीज ऐसी हुई हो जो समझ ना आए, इस कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। एज सून एज पॉसिबल मैं कोशिश करूंगी कि आपकी सारी क्वेरीज को पूरा किया जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।